गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? डाउट आए तो पता है ना सबको क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो आप, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबकी मैंने लिंक दी हुई है, ठीक है ना। तो आज हम लाए हैं एस सी वर्मा के सॉल्यूशंस चैप्टर 30 और गॉस लॉ, ठीक है ना। इसके मैंने ऑब्जेक्टिव फर्स्ट अपलोड कर दिए, आज मैं ऑब्जेक्टिव सेकंड के सॉल्यूशन से बताऊंगा, ठीक है ना, विद कंसेप्ट। आपको सारे रिजल्ट बताऊंगा इसके, ठीक है। तो एस सी वर्मा साथ में लेके बैठे और सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करें, ऐसे नहीं डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो, पहले खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद में इसके सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। तो चालू करें फिर। तो माय नेम इज अक्षर, ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज का लेक्चर एस सी वर्मा साथ में लेके बैठे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना साथ में बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं सॉल्यूशन देख रहे बुक है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझना, मैं भी ले लेता हूँ बुक। मेक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। मेक द, अरे बुक्स हाथ में नहीं आ रही। मेक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, गॉसेज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गलत, ठीक है ना बच्चों। एक चीज़ समझना, ये क्या कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो देखना हमें, ठीक है ना। तो गॉसेज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आज तक आपने देखा होगा सिमेट्रिकल चार्ज के लिए कहाँ देखा हमने, जैसे कोई भी एक स्फीयर था, यहाँ पर आपने गॉसियन सरफेस लिया था अंदर, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई मतलब ही नहीं, अपने को तो क्यू इनसाइड लिखना है, अंदर टोटल चार्ज लिखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है गॉस का, ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो व्हाट इज द सिग्मा क्यू इन? तो सिग्मा क्यू इन होता है कि जो गॉसियन सरफेस आप ले रहे हो उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज। जैसे ये आपने गॉसियन सरफेस बनाया है तो इसके अंदर मान लो यहाँ माइनस Q1 है, यहाँ प्लस Q2 है, यहाँ माइनस Q3 है, यहाँ प्लस Q3, इन सबको ऐड करके जो नेट चार्ज है, ठीक है ना, वो आपको लिखना है। तो सिमेट्री नॉन सिमेट्री होने का तो कोई चांस ही नहीं है, सिमेट्री से कोई मतलब ही नहीं, आपको तो इनसाइड लिखना है टोटल, ठीक है। तो सिमेट्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गॉसेज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज रॉन्ग, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। गॉसेज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेज प्लेस्ड इन वैक्यूम, दैट इज रॉन्ग, ये सबके लिए वैलिड है। आप देखते नहीं हो जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आप डेरिवेशन करते हो तो चार्ज अंदर ही तो मिलता है, वैक्यूम में थोड़ी मिलता है चार्ज, ठीक है ना, अंदर मिलता है, तब भी आप गॉसियन सरफेस लेते हो और फिर वही डेरिवेशन करते हो पूरा, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, गॉस लॉ हमेशा वैलिड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाई गॉसेज लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि जब मैंने गॉस थ्योरम स्टार्ट की थी, आप पूरी वीडियो देख सकते हो जाके, मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है इसमें, बहुत 5-7 लेक्चर है इसके, ठीक है। तो गॉसेज जब स्टार्ट किया था ये थ्योरम तो मैंने बताया था कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये बताए थे मैंने। अब समझ लो, जैसे मान लो आपके सामने ये कोई गॉसियन सरफेस आपने माना है, ठीक है। तो सिग्मा क्यू इन क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये समझना। ये देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फ्लक्स का होता है, फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेट सरफेस इंटीग्रेट ऑफ द ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे मान लो Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर Q4 चार्ज है, और बाहर मान लो कोई Q5 है और यहाँ पर Q6 है, इस तरह से चार्ज है अपने पास, ठीक है। तो सिग्मा क्यू इन क्या होता है, सिग्मा क्यू इन क्या होता है? तो बच्चों सिग्मा क्यू इन जो होता है वो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इन चारों का होगा सिग्मा क्यू इन। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा क्यू इन। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा क्यू इन। व्हाट इज द ई, ये किसके कारण है? तो बच्चों ई ये जो है ना, ये सबके कारण है, ये सबके कारण है। जरूरी थोड़ी, एक बात बताओ, इस पॉइंट पे आप बात करोगे इस पॉइंट पर, तो ऐसा थोड़ी है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज आए उनके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो जो ये ई लिखना है ना, मैं ई वाला ई, तो ये ई बच्चों सबके कारण होता है,
ये सबके कारण होता है। गॉस, ये जरूरी नहीं गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रखे हो उनके कारण होगा, इस Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण और Q6 के कारण। इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्जों के कारण ई लिखना है हमें। आ रही है बात समझ में? अब आप बात समझ में ये आ रही होगी कि इस फॉर्मूले में सिग्मा क्यू इन में अंदर वाले क्यों लिखते हैं। तो बच्चों ये चीज़ समझना कि बाहर के कारण जो फील्ड लाइन जाएंगी इस तरह से निकलेंगी, तो जितना इनकमिंग कर रही हैं उतना ही आउटगोइंग कर रही हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो जो नेट फ्लक्स बचता है इन बाहर वालों के कारण, जैसे यहाँ से निकलेगी इधर इस तरह से जाएंगी सब, ठीक है ना, तो इनके कारण जो नेट फ्लक्स होता है तो फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है अंदर, ठीक है ना, इसलिए सिग्मा क्यू इन केवल अंदर के लिखते हैं। इनके कारण निकलेंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके कारण जो निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लिखनी है, लेकिन इनके कारण कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री करेंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। इसलिए सिग्मा क्यू इन में केवल हम अंदर का लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में सब का लिखते हैं। तो ये ऑप्शन सी पता है क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाई गॉसेज लॉ is the field due to the charge inside the Gaussian surface, that is the wrong, क्योंकि इनसाइड चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वो नेट चार्ज है सबका, वो सबका क्या है? नेट चार्ज। ध्यान रखना सबका नेट, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो सबके कारण है, इनके कारण भी है, इन सबके कारण है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ठीक है। डी ऑप्शन देखो, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस is equal to the flux due to the charges enclosed the surface। क्या कह रहा है? the flux of electric field through a closed surface due to all the charges, ठीक है, is equal to the flux due to the charges enclosed the surface, that is correct। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में समझा दिया ना सिग्मा क्यू इन क्या होता है, समझाया ना अभी, तो ये इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड, A positive point charge Q is brought near an isolated metal cube। ओके, ये कह रहा है कोई क्यूब है इस तरह से, ये क्यूब है, ठीक है ना, समझ में आया होगा सबको। ये क्यूब है, इस क्यूब के पास में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q लाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपने कोई एक क्यूब के पास में पॉजिटिव Q चार्ज लाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला कि द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्यू क्या पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? तो ऐसा थोड़ी है, इसने ये भी बोला है आइसोलेटेड मेटल क्यूब, दिस इज द मेटल क्यूब, है ना, ये क्या है? मेटल क्यूब है बच्चों, मेटालिक क्यूब है, ठीक है ना। तो मेटल क्यूब है तो इस प्लस क्यू के कारण इधर वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे माइनस माइनस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, और इस पर क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस जनरेट हो जाएंगे। केवल ऊपर वाली सरफेस पे और इस वाली सरफेस पे तो कोई मतलब होगा ही नहीं, ठीक है ना। इस वाली ऊपर वाली और नीचे वाली और आगे वाली और पीछे वाली, आगे वाली, पीछे वाली, इधर वाली और इधर वाली, ठीक है, सॉरी, आगे वाली, पीछे वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, इनके कारण तो कुछ होगा नहीं। इधर वाली इधर वाली, क्योंकि इसके जस्ट पास में क्यू है, तो क्यू के कारण इधर वाली पे क्या होगा? माइनस, और इसके इधर वाली पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा नेगेटिवली चार्ज थोड़ी हुआ है, पूरा नेगेटिवली, तो मेटल क्यूब था बच्चों, इसलिए ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए समझना कि ये पूरा नेगेटिवली चार्ज नहीं है, दैट इज द रॉन्ग। द क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। पॉजिटिव लिखा है, कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये कह रहा है कि अंदर इस क्यूब के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सरफेस पर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे तो कह रहा है, सरफेस पर नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ क्या है? द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री, अंदर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, एंड द सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज राइट। ये क्यों सही है? अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, इस प्लस क्यू के आते ही सब सरफेस पर आ जाएगा माइनस, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? प्लस 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 आ जाएगा, और एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ऊपर वाली सरफेस पे, इन पे सरफेस पे, आगे पीछे वाली पे तो कोई चार्ज है ही नहीं है, और इधर इधर चार्ज है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों कि ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट एम इज गिवन ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी
टू चार्ज स्मॉल मेटल रॉड ए एंड वी आर प्लेस्ड नियर द सीट एज शोन इन द फिगर। ओके, इस तरह से मान लो कोई एक कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग है, सॉरी, नॉन कंडक्टिंग सीट, ये अपनी क्या है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, और एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे ए और एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे बी, दैट इज द ए और दैट इज द बी। ओके, ए लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट एम इज गिवन ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ओके, मान लो कुछ भी इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में मान लेता हूँ प्लस प्लस दे रहा है, इसने क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन प्लस प्लस मान लो या माइनस माइनस मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ओके, उसके बाद क्या है कि इसने दो चार्ज स्मॉल मेटल रखे ये, ठीक है, ये भी मेटल का है और ये भी मेटल का है। ओके, क्लियर। अब कह रहा है कि एम अट्रैक्ट्स ए, एम अट्रैक्ट्स बी, ए अट्रैक्ट्स बी एंड बी अट्रैक्ट्स ए। ओके, तो इस प्लस के कारण समझना इस मेटल की इस वाली सरफेस पे ऑटोमेटिक माइनस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? और इस पर माइनस हो जाएंगे तो इधर की सरफेस पे प्लस प्लस हो जाएंगे, और इस पर प्लस हो गए तो इधर वाली सरफेस पे ऑटोमेटिक माइनस जनरेट हो जाएंगे, और इस पर माइनस हो गए तो इधर ऑटोमेटिक प्लस जनरेट हो जाएंगे। ये तो समझ में आया ना सबके? मेटल का सिस्टम है, चार्ज इंड्यूस होते हैं अपने आप ही, ठीक है, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस वाले के लिए और इस वाले के लिए देखो, तो यहाँ पे आपस में एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव है और ये पूरा पॉजिटिव है मामला, ठीक है, तो ये एम था, ये वाला एम, तो एम अट्रैक्ट्स ए और ए अट्रैक्ट्स एम, दोनों आपस में एट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? अब बात करो इस एम की और बी की, ठीक है, तो एम पॉजिटिव है पूरा और बी इधर का पार्ट नेगेटिव है, तो बी अट्रैक्ट्स एम और एम अट्रैक्ट्स बी, ये भी राइट है, ठीक है। अब बात करो ए और बी का, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव का मामला, इधर पूरा नेगेटिव नेगेटिव का, तो ए अट्रैक्ट्स बी एंड बी अट्रैक्ट्स ए। तो देखो ऑप्शन क्या है, एम अट्रैक्ट्स ए, एम अट्रैक्ट्स ए, राइट, एम अट्रैक्ट्स बी, राइट, ए अट्रैक्ट्स बी, बिल्कुल राइट, और बी अट्रैक्ट्स ए, दैट इज ऑल्सो राइट। तो चारों ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट है बच्चों। क्लियर है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसका फ्लक्स क्या है, जीरो दे रखा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या दे रखा है, इफ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। क्लियर, फ्लक्स जीरो दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। चलो देखते हैं। तो गॉस थ्योरम से आप देखिए बच्चों, ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखो फाई ई के बराबर, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि फ्लक्स क्या है, जीरो है, तो फ्लक्स जीरो है तो ये तो 100% जीरो होगा। दो कहानी बनती है, फाई ई इक्वल टू, एक तो ये इसके इक्वल है ई डॉट डी ए के, और एक क्या है, फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। दो कहानी दिख रही होंगी ना आपको, दो चीज़ दिख रही है ना, ये एक तो इसके और एक इसके। तो यदि ये जीरो है दोनों, ठीक है, ये वाला जीरो, तो ये जीरो है इधर वाला, इस वाले में देखो, इस वाले से ये जीरो है, तो दिस इज 100% करेक्ट कि सिग्मा क्यू इन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। 120% इज करेक्ट, हमेशा होगा, मस्ट बी जीरो। यहाँ कंडीशन बनती है मस्ट बी जीरो। अब इस जगह देखो, इस जगह बात करोगे तो ये जीरो हुआ, तो ई डॉट डी ए को होना जीरो पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से दो कंडीशन पैदा होती है, क्या कौन सी, कि एक तो ये कि या तो ई जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या दूसरी इनके बीच का एंगल 90 हो। दो कंडीशन मिलती है। तो हमेशा ये कंपलसरी कैसे कह सकते हो आप कि ई हमेशा जीरो होगा, या आप कैसे कह सकते हो, ये भी तो हो सकता है थीटा 90 डिग्री पर हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, नो। बताओ मुझे, बताओ। चलो इस चीज़ को छोड़ो, आप तो इसकी बात करो कि इस ये गॉसियन सरफेस, मान लो ये कोई स्फीयर है, इसके अंदर इस तरह से गॉसियन सरफेस लिया, तो जो इस फॉर्मूले में ई लिखते हो, मैंने अभी बताया, जो ई लिखते हो ये किस किस के कारण आता है, बाहर वाले चार्जों के कारण भी तो आता है, बाहर वाले चार्जों के कारण भी तो आता है। मान लो चलो क्यू इनसाइड जीरो है,
अंदर नेट चार्ज जीरो है, ये तो देखो फाई जीरो होते हैं, ये तो जीरो होना ही होना है, ठीक है। क्यू इनसाइड जीरो है, देन वी कैन से कि बाहर वाले चार्ज तो है कुछ, उनके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है अंदर। इस फॉर्मूले में ई सब चार्जों के कारण होता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों के कारण। क्लियर है ना? तो आउटसाइड पॉइंट का आउटसाइड के कारण भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आउटसाइड के कारण हो सकता है, इसलिए ई मस्ट बी जीरो कैसे कह सकते हो, यहां से देखो ई मस्ट बी जीरो कैसे हो जाएगा। क्लियर है? तो ई मस्ट बी नॉट जीरो, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। हाँ, मे बी जीरो हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है, देखो मे बी जीरो हो सकता है। हाँ, इस तरह से मान लो चार्ज की, ये तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो एक Q1 यहाँ है, एक Q2 यहाँ है, एक Q3, और इस तरह से ये ओरिएंटेड है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द आउटसाइड चार्जेस। क्लियर? इनसाइड तो वैसे भी कितना है, जीरो है। क्लियर? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन सी देखिए, द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 120% सही, ठीक है ना, हमेशा जीरो होगा। यदि फ्लक्स जीरो है तो इनसाइड चार्ज जीरो है, टोटल नेट चार्ज इनसाइड। ऑप्शन डी, द चार्ज इन द विस्सिसिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये कह रहा है विस्सिसिटी में चार्ज अंदर सरफेस के जीरो होगा, मस्ट बी जीरो होगा, तो गलत है ये चीज़, ठीक है। ऑप्शन सी एंड बी इज करेक्ट। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों, कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। कोई अपने पास इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पर एक ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है इसके सेंटर पे, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए डाइपोल। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। देखो ये आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, आप हमेशा याद रख लेना, गॉस लॉ वाला, ठीक है ना। ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद है ना, तो गॉस थ्योरम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है पता है आपको, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कह रहा है द फ्लक्स ऑफ द, ऑप्शन में समझिए, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। मतलब ये कह रहा है कि इस स्फीयर से अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने की कंडीशन ये हो सकती है क्यू इनसाइड जीरो हो जाए, और क्यू इनसाइड देखो जीरो, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा दोनों का, डाइपोल का सेम मैग्नीट्यूड रहता है, और इनका ये माइनस वाला ये प्लस वाला, इनका क्यू इनसाइड कितना जीरो है, और क्यू इनसाइड जीरो, तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तो हमेशा फ्लक्स कितना होता है, जीरो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर। अरे फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो सकता है, ये मस्ट भी कैसे कह सकते हैं हम, क्वेश्चन मस्ट बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द चार्जेस, ये चार्जेस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना नहीं होना ये सब चार्जेस के ओरिएंटेशंस पे डिपेंडेंट करेगा। हाँ, ये कह सकते हो कि यदि किसी गॉसियन सरफेस है, स्फीयर कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर यदि आपके पास नेट चार्ज जीरो, देन कॉन्फिडेंस से आप एक बात कह सकते हो कि उसके अंदर जो फ्लक्स होगा उससे क्रॉस होगा वो जीरो होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जीरो हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, दैट इज रॉन्ग, ठीक। ऑप्शन सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर ऑन द स्फीयर, बिल्कुल सही। देखो समझो, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बच्चों ये डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन पर। जैसे यहाँ बात करोगे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे बात करोगे, इस पॉइंट पे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर आया, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, ठीक है ना। तो बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है कि नहीं बच रहा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। देखो इसके कारण E1 मान लेता हूँ, इसके कारण E2, और ये देखो स्फीयर, ये इसकी डाइपोल की क्या हो गई, ये एक्सेस हो गई, और डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या, कैसे कह सकते हो डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल्स, चार्ज के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। नाउ अपन कह नहीं सकते इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एवरीवेयर पॉइंट पर कैसे कह सकते हो जीरो रहेगा।
हाँ किसी किसी पॉइंट पर हो सकता है, वो डिपेंडेंस करेगा कि आप किस तरह से उस डाइपोल को रख रहे हो, किस तरह से वो चार्ज रखे हो, इनका ओरिएंटेशन क्या है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन एवरीवेयर पॉइंट पर आप जीरो कह दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ऑप्शन सी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एवरीवेयर ऑन द स्फीयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही कह रहा है वो। कैसे कह सकते हो इस बात को? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्किल ऑन द स्फीयर। फिर वही बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन ए सर्किल ऑन द स्फीयर। रॉन्ग ऑप्शन। कैसे कह सकते हो? सब जगह ये जीरो हो जाएगा, चार्ज के ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर रहा है, वही कहानी। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? Figure that shows a charge q placed at the center of a hemisphere. A second charge q is placed at one of the position A, B, C, D. In which position of the second charge the flux of the electric field through the hemisphere remains unchanged? Okay. इस तरह से कोई एक हेमीस्फीयर बनाया हुआ है, ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे q। क्लियर है? और कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे दे रखा है A, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपको C, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है B, और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है D। ठीक है, तो बच्चों यह समझो कि ये कह रहा है कि कौन से पॉइंट पर कोई चार्ज रहे, इस पॉइंट पर Q रखें, चाहे इस पॉइंट पर Q रखें, किस पॉइंट पर यहाँ पे किस पॉइंट पर Q चार्ज रखा जाए कि इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो अनचेंज हो जाए, अनचेंज रहे। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर मान लो आप Q रख दोगे तो फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी? इस तरह से जाएंगी, इस तरह से निकलेंगी, जाएंगे कि नहीं जाएंगी? क्लियर है ना? यहाँ पे आप रख दोगे तो इस तरह से जाएंगी फील्ड लाइन, इधर वाली बता रहा हूँ केवल इसकी। तो यदि फील्ड लाइन एंटर कर रही है, देखो इस पॉइंट पे, 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 सब जगह एंटर कर रही है और बाहर सिंपल निकल ही रही है। ठीक है ना? तो यहाँ तो हम कह नहीं सकते। यदि इस पॉइंट पे रख के देखो, इस पॉइंट पे रखो तो ये वाली फील्ड लाइन मैक्सिमम कंडीशन बनाती है, सीधी निकल सकती है। ठीक है, बाकी की जितनी एंटर करेंगे उतनी बाहर जाएंगी, जितनी एंटर करेंगे उतनी बाहर जाएंगी, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, जितनी एंटर करेगी उतनी बाहर जाएगी, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जाएगी। और सेम कहानी यहाँ पे होगी, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जाएगी, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जाएगी, जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो जितनी इसके यहाँ पर यदि चार्ज रखोगे तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगे इस हेमीस्फीयर में से उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनके कारण क्या होगा? इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितनी अंदर एंट्री कर रही है उतनी बाहर निकल रही, जीरो होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप कोई भी चार्ज रख दो तो उसका हेमीस्फीयर का जो पहले जो फ्लक्स था वही फ्लक्स रहेगा, इन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यदि आप यहाँ रखते हो तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी एंट्री कर रही है उतनी बाहर नहीं निकल पा रही। जैसे मान लो ये चलो बाहर निकल गई, जितनी एंट्री की इधर की निकल गई, जैसे इधर वाली निकल गई, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो सीधी निकलेंगी। तो जितनी एंट्री की उतनी निकली क्या? तो इनके कारण नेट फ्लक्स आ जाएगा। और ठीक है, तो केवल ए और सी पॉइंट ऐसे हैं जिनके कारण आप यहाँ चार्ज रखोगे तो इस हेमीस्फीयर के फ्लक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस एस कहाँ बना हुआ सरफेस? अच्छा ये रहा। एस इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड ए बैटरी स्विच। ये सारा डायग्राम बना हुआ है इसने, देखो इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है ना? एक बैटरी लगाई हुई है बढ़िया, और इस तरह से, और ये बैटरी लगी हुई है बच्चों, और ये एक क्या है? एस। क्लियर? दैट इज द बैटरी, और ये अपना स्विच। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज द स्विच इज क्लोज्ड, अभी तो स्विच बंद है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर स्टार्ट मूविंग अलोंग द वायर। ठीक है, इन एनी टाइम इंटरवल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग द क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग इट। ऑन क्लोजिंग द स्विच द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। बच्चों समझना मेरी बात। दैट इज द कौन सा वायर? वायर दे रखा है नाम इसमें, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है ना? जो ये कंडक्टिंग वायर होता है ना, समझना, कंडक्टिंग वायर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी क्या कराता है? फ्लो कराता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा
तो एक बात बताओ, जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट इससे ऐड नहीं होगा तब तक ये यहाँ से मान लो चार्ज निकला भी कुछ और निकल के जितना आया उतना निकल गया, तो एक बात बताओ, ये डिपेंडेंसी, ये जो कंडक्टिंग वायर होता है ना, ये डिपेंड नहीं करता इन चीज़ों पे, ठीक है, ये केवल सिंपल होता है, ठीक है, ये सिंपल वायर इस तरह से, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनों का कितना फ्लो होना है कितना नहीं होना, इस पे ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब समझ पा रहे हो कि जितना ये कंडक्टिंग वायर में से इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इधर निकल जाएगा, क्लियर है। तो ये कह रहा है कि इस एस वाली सरफेस पे से, ये जो कौन सी सरफेस है, कहाँ है, क्लोज सरफेस है, इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग इट, द स्विच द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इन इंक्रीज्ड इज डिक्रीज्ड रिमेन्स अनचेंज्ड और रिमेन्स जीरो। तो रिमेन्स जीरो और रिमेन्स अनचेंज्ड आएगा। रीजन क्यों है? क्योंकि इसमें से फ्लक्स क्रॉस होगा थोड़ी बच्चों। कोई यहाँ पे एक बात बताओ, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है कि यहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इसमें से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का, यहाँ पर इस पर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड और जीरो। एक सेकंड में इंक भर लेता हूँ इसमें, एक सेकंड। इंक तो जाने कहाँ रखी है, मार कर ही चेंज कर लेता, एक सेकंड। हाँ अब देखो, इस वाले को ले लेता हूँ। हाँ ये सही है थोड़ा बहुत। हाँ बच्चों समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बैटरी लगी हुई, ठीक है, तो ये जो ये अपने कंडक्टिंग वायर है ना, ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन है ना, आ रही है बात समझ में, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं वायर। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इनके पास खुद के पास कोई चार्ज नहीं मिलेगा, इनके खुद के पास कोई चार्ज नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? खुद के पास कोई चार्ज नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे इनके पास खुद के पास। एक बात बताओ, ऑलरेडी यदि कोई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही फ्लो हो रहे होंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पहले भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, और अब भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बैटरी को आप चालू करो बंद करो, स्विच को आप चालू करो बंद करो, कुछ भी करो, तो जितना पहले जितना पहले फ्लक्स था उतना ही फ्लक्स रहेगा, और पहले भी जीरो रहना, क्योंकि क्यू इनसाइड जीरो है। क्यू इनसाइड क्या है? जीरो है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वायर है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली सपोर्ट करता है केवल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वायर है। आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी कैन से कि क्यू इनसाइड कितना हो गया? जीरो हो गया, और क्यू इनसाइड जीरो हो गया तो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले जीरो था उतना ही जीरो रहना है। आ रही है बात समझ में? तो क्लियर है? तो ऑप्शन सी एंड डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर, इसमें भी डायग्राम बनाया हुआ, शोज ए क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से कोई एक स्फीयर दे रखा है, और इस तरह से एक डॉट 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 लाइन दे रखे हैं यहाँ पे, ये भी कोई स्फीयर होगा, ठीक है ना, और दैट इज़ द पॉइंट P, और यहाँ लिख रखा है दैट इज़ द कंडक्टिंग स्फीयर, दैट इज़ द कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, so that is the closed surface. Clear? Okay. Now we can say, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, which intersects a conducting sphere if a positive charge is placed at the point P. यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ बच्चों, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, ओके, और कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट P, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा ये पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस वाली सरफेस पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, अरे ये बात समझ में, इस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और इधर नेगेटिव होगा तो इधर वाली सरफेस पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में? और कोई चार्ज थोड़ी है, कहीं अंदर कोई चार्ज दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा, केवल ये बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। अब क्लोज्ड सरफेस अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, व्हाट इज द गॉस थ्योरम, ठीक है, तो फ्लक्स की बात करोगे तो ये होता है E डॉट
डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हियर नाउ वी कैन से कि यदि फ्लक्स जो आपके सामने है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू इनसाइड पर डिपेंड कर रहा है, ओके। और क्यू इनसाइड क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है कि नहीं है, पूरा पॉजिटिव है कि नहीं है, ये क्यू इनसाइड पूरा पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस क्लोज्ड सरफेस जो ये गॉसियन सरफेस को मानोगे, इस क्लोज्ड सरफेस मानोगे, इसके अंदर जब फ्लक्स निकालोगे तो इसके कारण, चार्जों के कारण जो फ्लक्स निकलेगा, क्यू इनसाइड पॉजिटिव है तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है इसने, फ्लक्स पूछा है ना इसने, हाँ फ्लक्स पूछा है। विल रिमेन जीरो, गलत। विल बिकम पॉजिटिव, राइट। विल बिकम नेगेटिव, रॉन्ग। विल बिकम अनडिफाइंड, गलत। तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके एससी वर्मा के सॉल्यूशंस है चैप्टर 30 के ऑब्जेक्टिव सेकंड के। क्लियर है? इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसी के गॉस लॉ के, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है ना, चैनल को। क्लियर है? और बेल आइकन भी जरूर दबाना, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।